कथा संवेद 15 विनीता परमार की कहानी इमोजी। टिप्पणी राकेश बिहारी की। भूमंडलोत्तर समय के युवतम कथाकारों में से एक विनीता परमार का जन्म 16 जुलाई 1977 को पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो ग्राम में हुआ। जून 2018 के मधुमती में प्रकाशित पोस्टमार्टम शीर्षक कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाली विनीता परमार का एक कविता संग्रह दूब से मरहम तथा स्कूली जीवन के संस्मरणों की एक किताब धप्पा प्रकाशित हैं। पिछले 20-25 वर्षों में संचार क्रांति ने हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया है। नए संचार माध्यमों के कारण जहां संप्रेषण की गति में गुणात्मक तीव्रता आई है, वहीं भावनाओं के आदान प्रदान के लिए कई तरह की नई भाषाओं के भी आविष्कार हुए हैं। ध्वनि सूचकों, चित्रलिपियों और जीव संचारित संकेतों से निर्मित ये भाषाएं नई जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा होकर सामने आई हैं। विनीता परमार की कहानी इमोजी नई भाषा संस्कृति के विस्तार के बीच विखंडित और विनिर्मित हो रहे जीवन मूल्यों का मानीखेज पड़ताल करती है। द्वापर की मिथकीय संकल्पना को आधार बनाकर समकालीन जीवन की दुरभिसंधियों का पुनरान्वेषण करने वाले शोधार्थी किस तरह खुद ही शोध संदर्भ में परिवर्तित हो जाते हैं, वही यहाँ एक दिलचस्प कहानी की तरह सामने आता है। यह कहानी जाहिर और आभासी की द्वंद्वात्मक विडंबनाओं के बीच आकार लेते जीवन की चिंताओं को तो मूर्त करती ही है, परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं पर चलने वाले विमर्शों को नए जीवन संदर्भों के आलोक में परखने का एक सार्थक और रचनात्मक जतन भी करती है। तो आइए सुनते हैं विनीता परमार की नई कहानी, उन्हीं की जुबानी इमोजी। कहानी का शीर्षक है इमोजी। मीडिया में आई खबरों के बाद दिल्ली के एक अस्पताल के बाहर कुछ शोधार्थियों की चहल पहल है। पिछले 1 महीने से इस अस्पताल में जन्मे शिशुओं ने लोगों का ध्यान खींचा है। इन नवजातों के हाव भाव पिछले वर्षों में जन्मे शिशुओं से अलग है। एक शिशु की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे हैं और होठों पर जोरदार हंसी है। दूसरे के होठों पर हंसी है और आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं। शोध करने वालों की उम्र 24 से 25 के बीच है। यह केस स्टडी उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गाइड ने बताया है कि संकल्पना में सबसे पहले यह परखा जाए कि क्या द्वापर के अभिमन्यु की भांति बच्चे आज भी गर्भ में सीखते हैं, और फिर यह कि क्या माता पिता की मनोदशा का असर शिशु पर पड़ता है। यशी और अंबर के बीच कार्य का बंटवारा हो चुका है। यशी इन बच्चों के पिताओं का अध्ययन करेगी तो अंबर इनकी माताओं का। काफी मान मनोबल और शोध का महत्व समझाने के बाद 2 अलग अलग नवजातों के आउट हाउस में उन्हें पीजी की तरह रहने की सुविधा मिल गई है। इन बच्चों के साथ रहकर इनकी हरकतों को पढ़ना बेलौस जीवन जीने वाले यशी और अंबर के लिए बहुत ही अनूठा और खास है। एक ही संकाय में पढ़ने के बावजूद दोनों के बीच कोई खास अंतरंगता नहीं थी, या यूं कहें कि उनके आपसी संबंध बहुत औपचारिक से ही थे। लेकिन इस शोध ने दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ा दी है। कुरुक्षेत्र के मैदान का 15वां दिन। दुर्योधन को चिंतित देख गुरु द्रोण ने नई चाल चल दी थी। अर्जुन कुरुक्षेत्र से दूर संस्पतकों के साथ लड़ाई करने चले गए थे और इधर द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। युधिष्ठिर सहित पांडव खेमे में सभी चिंतित थे। युधिष्ठिर हार स्वीकार करने ही वाले थे कि 16 वर्षीय उस बालक ने बड़े ही उत्साह से कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, उनका पुत्र आपके सामने खड़ा है। आप दुर्योधन की चुनौती स्वीकार कीजिए। तुम्हारे पिता के सिवा कोई भी चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता। ऐसे में हम भला
तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? आप शंख बजाकर युद्ध का उद्घोष कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कौरवों की सारी चाल निष्फल कर दूंगा। परिस्थिति के आगे युधिष्ठिर ने घुटने टेक दिए और अभिमन्यु को दुश्मन खेमे में जाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन के इस पुत्र ने कर्ण दुशासन को पराजित कर राक्षस ओलंबुस को भी युद्ध भूमि से खदेड़ दिया। जिस फुर्ती से चक्रव्यूह को पूर्ण करने के लिए सेनाएं आ रही थी, उसी तेजी से अभिमन्यु ने आग की लपटों की भांति चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश ले लिया था। जब कौरवों की चाल नाकाम होने लगी, तब कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, दुर्योधन आदि बड़े बड़े योद्धाओं ने उसे घेर लिया और देखते ही देखते जयद्रथ के हाथों अभिमन्यु की जीवन लीला समाप्त हो गई। अरे ये तो अभिमन्यु की नृशंस हत्या हुई। एक निहत्थे को सबने मिलकर मार डाला। यशी और अंबर लगभग एक ही साथ बोल उठते हैं। शोध की हाइपोथेसिस समझाते गाइड की आंखों में सहमति के महीन धागे से उगाए हैं। सुभद्रा ने खुद को कैसे संभाला होगा? सर उतरा तो पेट से थी ना, जरूर उसके बच्चों पे भी असर पड़ा होगा। यशी और अंबर के भीतर जैसे जिज्ञासाओं का तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। पहली परिकल्पना में ही वे ऐसे खो गए जैसे उनके शोध के परिणाम आ गए हों और उन्हें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यह तो पहली ही परिकल्पना है, जाने अभी और कितनी परिकल्पनाओं के बारे में जानना बाकी है। तुम लोग द्वापर में ही इस तरह उलझ गए तो वर्तमान का अध्ययन कैसे करोगे? गाइड के शब्दों ने जैसे उन्हें किसी सम्मोहन की नींद से जगाया और वे कल से काम शुरू करने की बात पर अपने अपने ठिकाने पर चले गए। यशी जिनके घर में पेइंग गेस्ट है, वे लोग बहुत ही शांत लगते हैं। परिवार का आकार भी बहुत छोटा है। पति पत्नी, एक हाउस हेल्पर और यह नवजात जिसने जन्म के साथ ही उंगलियां ऊपर नीचे करनी शुरू कर दी थी। उसकी आंखों में अपने आसपास की आवाज को पकड़ने की एक अजीब सी ललक और कोशिश दिखाई पड़ती है। यशी मिस्टर चटर्जी से बात करते यह जानने की कोशिश कर रही है कि जन्म के समय इस बच्चे की उंगलियां क्यों थिड़क रही थीं। सब कुछ बहुत रोमांचक, जैसे एक खूबसूरत पहेली हो। वह बालक कभी कभी हंसते हंसते अचानक रोने लगता तो कभी बिल्कुल ही सुने सा हो जाता। न चेहरे पर कोई भाव, न ही कोई सुखबुगाहट। उधर अंबर ने भी उस बच्चे की माँ यानी मिसेस चटर्जी के से ढेर सारे सवाल पूछ डाले और उन जवाबों के बोझ से दबा वो कमरे पर वापस आ गया। आउट हाउस की कुर्सी पर बैठा वह उन जवाबों में बच्चे के चेहरे के भावों को समझने की कोशिश करने लगा। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या नवजात अभिमन्यु के चेहरे पर भी ऐसे ही भाव रहे होंगे? वो माँ के ज्यादा करीब रहा होगा कि पिता के? इन सवालों में उलझे अंबर को एक झपकी सी आ गई। उसके सामने अपने रुदन के साथ एकांत को टोहती सुभद्रा खड़ी है। वह जानती है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने आने की तरकीब नहीं मालूम, इसलिए वह उसे उत्तरा और उसके गर्भ का वास्ता देते हुए युद्ध भूमि में जाने से रोक लेना चाहती है। पर अभिमन्यु उसकी एक नहीं सुनता। उसकी दृढ़ आवाज़ों चारों तरफ गूंज रही है। जब मैं आपके गर्भ में पल रहा था तब तो आपने पिताजी से सिर्फ युद्ध की कहानियां सुनी। मुझे तब इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वे युद्ध काल में ही नहीं, युद्ध नृत्य संगीत में भी पारंगत थे। मैंने कई बार कोशिश की कि पिता के उस कोमल स्वरूप को भी स्पर्श पा सकूं, लेकिन आपने मेरी उस पुकार को जैसे सुना ही नहीं, या सुनकर भी अनसुना कर दिया। पता नहीं तब आपको सिर्फ युद्ध की कथाएं ही भाती थी, या आप मुझे युद्ध कला में पारंगत एक मजबूत पुरुष बनाना चाहती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी वही माँ आज मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोक रही है। जाने अभिमन्यु की आवाज कहाँ गुम हो गई। सुभद्रा का चेहरा कब मिसेस चटर्जी के चेहरे में तब्दील हो गया। और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करता अंबर मिसेस चटर्जी को दिलासा देने लगा। नहीं मिसेस चटर्जी, आपका बच्चा वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। इस गहरी झपकी में बड़बड़ाते अंबर की जब नींद खुली तो उसने खुद को आउट हाउस की कुर्सी पर पाया। सपने की याद पूरी तरह ताजा थी।
उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने मन ही मन खुद को शाबाशी दी, यस आई एम फुल्ली इन्वॉल्व इन माई रिसर्च वर्क। दूसरी तरफ यशी मिस्टर चटर्जी के साथ साथ दूसरे पुरुषों के मनोविज्ञान की पड़ताल में लगी हुई है। सर्वे के प्रश्नों के सिलसिले में सभी से बातें होती हैं, लेकिन मिस्टर चटर्जी के आउट हाउस में रहने के कारण वो अपने रिसर्च के सवालों में बहुत ज़्यादा तटस्थ या निरपेक्ष नहीं हो पा रही है। उसका झुकाव उस घर के लोगों की ओर थोड़ा ज़्यादा है। कार्य विभाजन के अनुसार उसका ज़्यादा पाला मिस्टर चटर्जी से ही पड़ता है। आज यशी ने मिस्टर चटर्जी से उनके बच्चे के गर्भ में आने के समय की परिस्थितियों को जानने की कोशिश की। बनाए गए प्रश्नों से मन का टूह लेते रही। आज उसने 4-5 पिताओं से इस तरह के ही सवाल किए। मजे की बात, सभी बच्चों का कोख में आना खुद पर अनियंत्रण की स्थिति थी। गर्भ में गए शुक्राणु प्रेम की परिणति नहीं, शुद्ध वासना के परिणाम थे। मतलब बच्चों का गर्भ में आना महज एक दुर्घटना थी जिसे बढ़ते भ्रूण के साथ आत्मसात कर लिया गया था। यशी को कभी कभी अजीब सा लगने लगता, पर वह अपने शोध के बीच में कुछ छोड़ नहीं सकती थी। बहुत समय और परिश्रम के बाद वह यहाँ तक पहुँची है। उसे बिना किसी मुकाम पर पहुँचाए उसे चैन कहाँ। तमाम ऊहापोह के प्रति खुद को बरसते हुए वह दिए गए हाइपोथेसिस और शोध के दौरान प्राप्त उत्तरों के बीच नए सिरे से तुक्तान बिठाने लग जाती। खुद को संभाल चुकी यशी कभी कभार मिस्टर चटर्जी से 1-2 हल्की फुल्की बातें भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उनकी यह बातचीत अब रियल से वर्चुअल तक का सफ़र करने लगी है। उस दिन यशी के व्हाट्सएप पे एक मैसेज चमका था, हेलो इज दिस मिस्टर चटर्जी? यस, आर यू मिस यशी? यशी ने एक दबी हुई मुस्कुराहट वाली इमोजी भेज दी। मिस्टर चटर्जी ने हंसने वाली इमोजी लेन देन के साथ बातों का भी सिलसिला चल पड़ा। सर्वे के प्रश्नों के साथ यशी मिस्टर चटर्जी से उनके परिवार, पत्नी, बच्चे के जन्म के समय की परिस्थितियां से रूबरू होने की हर संभव कोशिश करती। कुछ ही दिनों में उसे मिस्टर चटर्जी के संगीत प्रेम से लेकर उनकी पत्नी के गर्भधारण तक की बातें पता चल चुकी थी। एक दिन बातें करते करते मिस्टर चटर्जी चुप हो गए। क्या हुआ, आगे बताइए। सामने जो दिखता है सब कुछ वैसा तो होता नहीं। अरे बताइए क्या हुआ, मैसेज करूँगा। इस तरह यशी का मिस्टर चटर्जी से रिसर्च रिलेशनशिप जाने कब गुड मॉर्निंग इमोजी से शुरू होकर गुड नाइट मैसेज में तब्दील हो गया, वह समझ ही नहीं पाई। जापानियों ने भी इमोजी नाम की क्या चीज़ बनाई। भावनाओं के संचार का सूक्ष्मतम तरीका। मनुष्य के भावों को लगभग 65 चेहरों में समेट दिया। बिना बोले, बिना लिखे असमंजस को आसानी से प्रकट कर देना। आज सुबह सुबह मिस्टर चटर्जी का मैसेज आया, आर यू फ्री? यशी ने जवाब दिया, अभी कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। 1 घंटे बाद फिर मिस्टर चटर्जी का मैसेज आया, मैं थोड़ा परेशान हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। यशी को गुस्सा आया, मन ही मन बुदबुदाई, ये तो गले ही पड़ गए। खींचते हुए यशी ने मैसेज किया, कुछ अर्जेंट? मैंने अपने शोध प्रश्नों के उत्तर में सारी बातें सही सही नहीं बताई है, सामने नहीं बोल पाता हूँ, यहाँ बताना चाहता हूँ। अच्छा कहिए। मिसेस चटर्जी और मेरी लव मैरिज है, लेकिन इस बच्चे के जन्म तक की कहानी बिल्कुल खोखली है। मेरे जीवन में बहुत ही खालीपन है, मैं बिल्कुल ही अकेला महसूस करता हूँ। आप मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, बस नाम मत कहना। मुझे बस एक ठौर चाहिए जहाँ अपने मन की बात कर सकूं। मैसेज देख यशी ने कुछ लिखना उचित नहीं समझा, बस एक सैड चेहरे वाली इमोजी भेज दी। यशी को खुद पर बहुत तेज गुस्सा आया। क्या इस रिसर्च की कीमत उसे यहाँ तक चुकानी पड़ेगी? वह परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर की ऊहापोह के बाद उसने अंबर को फोन लगाया। अंबर ठहठहा कर हंस पड़ा था। कॉमन प्रॉब्लम मतलब? मिसेस चटर्जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तुम भी मेरा नुस्खा अपना लो। मैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता, बस एक इमोजी चिपका देता हूँ।
चैटिंग में थोड़ी बहुत इमोजी सिलेक्शन की दिक्कत होती है तो फेसबुक पर मैं उनके साथ बिल्कुल सहज हूँ। फेसबुक खुद बता देता है स्पीक पर कौन सी इमोजी देनी है। जानती हो मिसेस चटर्जी ने मुझे सबसे पहले कौन सी इमोजी भेजी? बतलाओगे तब तो जान पाऊंगी। वही हंसते हंसते आंखों में आंसू वाली इमोजी, जिसे शुरुआती दिनों में मैं दुख के आंसू वाले चेहरे के रूप में समझ दुखी हो गया था। उन्होंने टेक्स्ट किया, तुम नहीं जानते ये खुशी के आंसू हैं। अब तो मुझे मिसेस चटर्जी ने इमोजी एक्सपर्ट बना दिया है। यसी ने चुटकी ली। अच्छा तो यह बात है, पिछले 6 महीने से तुम इमोजी के आदान प्रदान में लगे हो और मुझे खबर ही नहीं। लगता है मिसेस चटर्जी के मेरे लिस्ट में नहीं है और श्योर हूँ कि मिस्टर चटर्जी फेसबुक पर नहीं है। जस्ट चिल यार, हमें अपना रिसर्च पूरा करना है। यशी तुम कल से डाटा को एक जगह करो और मैं इन बच्चों की क्लिनिकल स्टडी करता हूँ। अंबर से यशी द्वारा अपनी असुरक्षा की बताई बातों ने जाने अनजाने में दोनों को कुछ और करीब ला दिया है। यशी को अंबर ने अनजाने में ही सही स्वतंत्रता की हरी झंडी सी दे दी है। असुरक्षा की चिंता जतलाने वाली जगह खुद ब खुद सबसे सुरक्षित जगह बन गई है। इमोजी के जरिए दूसरे के खालीपन को भरने वाले दोनों रियल लाइफ में अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। अब अक्सर दोनों रेस्तरां, पार्क, पुराना किला जैसी जगहों में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले अपने वजूद को तलाशते फिरते हैं। इन सब के बावजूद रिसर्च के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में राई बराबर भी बदलाव नहीं हुआ है। दोनों के रिसर्च का काम आगे बढ़ रहा है। बच्चों के चेहरे के अजीब अजीब भावों के तह खुलने लगे हैं। मसलन मुस्कुराती हुई आंखों के और गुलाबी गालों के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो गहरे विचारों में तल्लीन इमोजी, और रोलिंग आंखों के साथ घूमता चेहरा तो हंसते हंसते आंखों में आए आंसू की इमोजी। मिस्टर चटर्जी और मिसेस चटर्जी के साथ साथ दूसरे माता पिता के साथ ने शोध के इस काम को आसान कर दिया है। अंबर अपने प्रश्नों की पोटली के साथ वर्किंग आवर वाले समय में जाता है। अभी बच्चों के जन्म के कारण अधिकांश माएँ घर पर ही रहती हैं। 2 वर्किंग मदर हैं जो अगले महीने से काम पर जाएंगी। यशी और बच्चों के पिताओं को पकड़ना होता है। उसने सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच के समय को मुनासिब समझा है। पिताओं को पकड़ पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, लेकिन लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया है। कभी कभी छुट्टी के दिनों में भी यशी घंटों उनके बच्चों को जानने में लगी रहती है। बच्चों के गर्भाधान से लेकर जन्म लेने तक के सफ़र में भावों के खेल के साथ कहीं संगीत की तरंगे, तो कहीं रोज रोज किए गए माता पिता के झगड़े, तो कहीं छोटा अंधेरा कमरा। इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन बनाई गई परिकल्पनाओं को 100% सही कर देगा। ऐसा यशी और अंबर का अनुमान है। इधर मिस्टर चटर्जी के खालीपन को भरने के लिए यशी इमोजी कट पेस्ट कर भेजती है। अंबर भी मिसेस चटर्जी को इमोजी भेजता है। कोरी भावनाओं पर भेजे जाने वाले कट और पेस्ट की इमोजी को टाइम पास माना जा सकता है। समय बिताने के लिए कुछ वर्षों पूर्व खेली जाने वाली अंताक्षरी कहीं न कहीं हृदय के तारों को जोड़ती थी। लोग मानते हैं वर्चुअल रिएक्शंस मस्तिष्क के किसी कोने को भी छू नहीं पाते। आंखों के रेटिना पर भी उसकी छवि ज़्यादा देर नहीं ठहर पाती। एक बिस्तर पर पति पत्नी और बीच में सोया नवजात, और दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी अपने मोबाइल पर चमकते इमोजी देख ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे वर्षों से खोई हुई खुशी मिल गई हो। लगता है क्षणिक प्रेम ने इन्हें विवाह बंधन में बांध दिया था, जिसके बंधन पुरानी रस्सी की तरह गल गए हैं। ये गली रस्सी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि उसे एक नवजात ने कहीं न कहीं रोक दिया है। मिसेस चटर्जी को भी अपने अवसाद से मुक्ति मिली है और वो इस नई दिनचर्या को खुलकर जीना चाहती हैं। लाल लव रिएक्शन वाली इमोजी चमकते ही मिस्टर चटर्जी के अंग अंग रोमांचित हो रहे हैं। दूसरी तरफ करवट फेरकर अपने मोबाइल में उलझी मिसेस चटर्जी ने एक चेहरा जो चुंबन उड़ाता है वाली इमोजी भेज अपनी खुशी जाहिर कर दी है। इमोजी का जवाब इमोजी। भावों की सांप सीढ़ी में कौन सा सांप किसे काट रहा है और कौन सी सीढ़ी किसे ऊपर पहुंचा रही है, इससे पूरी तरह बेपरवाह दोनों का इमोजी वार्तालाप लगातार जारी है। दोनों अपने इस खेल में ऐसे भाग रहे जैसे जेठ की दोपहरी में हाईवे पर सनसनाती कार, जिसे हर अगले 100 मीटर पर पानी ही चमकता नजर आता है।
यशी और अंबर को इस रिसर्च वर्क को करते करते लगभग 1 साल होने वाले हैं। केस स्टडी पूरी कर लेने के बाद दोनों अब एक साथ रहते हैं। शुरुआती असहमति के बाद अब इनके माता पिता भी राजी हो गए हैं। बस इस प्रोजेक्ट के थीसिस जमा करते ही दोनों विवाह बंधन में बंध जाएंगे। इस बीच मिस्टर चटर्जी को यशी की इमोजी में अपना वजूद मिल गया था। वहीं मिसेस चटर्जी भी मोबाइल की सहायता से अपने नवजात को पाल रही थी। 3रा महीना पार करते ही बोतल से दूध पीने के लिए माँ कोई भी कार्टून मोबाइल पर चालू कर उस बच्चे के पास रख देती है। वह आराम से दूध पी लेता है। जब मिसेस चटर्जी घर के किसी काम में व्यस्त होती हैं तो बस कोई पोएम चालू कर बच्चे के पास रख देती हैं। मोबाइल की इस व्यस्तता के बावजूद मिसेस चटर्जी समय समय पर अंबर को अपना संदेश देना नहीं भूलती हैं। इमोजी के लेन देन में अंबर और यशी को ऐसा व्यापारी बना दिया है जो भावनाओं के व्यापार में असली और नकली का फर्क आसानी से कर सकते हैं, अपने भविष्य की दशा और दिशा तय कर सकते हैं। उनके अध्ययन की इस गहराई ने दोनों को व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही नजदीक ला दिया है। अंबर और यशी अब मिस्टर एंड मिसेस अंबर और यशी हो गए हैं। पिछले महीने सामाजिक चोंचलों से दूर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। मिस्टर चटर्जी और मिसेस चटर्जी सारी सच्चाई से वाकिफ हैं, लेकिन उनके बीच का वर्चुअल रिलेशन इतना तगड़ा है कि न मिस्टर चटर्जी को वास्तविक दुनिया की परवाह है न मिसेस चटर्जी को। ये दोनों जोड़ियां रियल वर्ल्ड में कितने भी दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में क्यूट कपल जाने जाते हैं। मिसेस चटर्जी के व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टा की स्टोरी शानदार होती है। सोसाइटी की अन्य सखियां उनके कपड़े, ज्वेलरी देख भीतर भीतर जलती हैं। अंबर और यशी को भी इस खेल में खूब मजा आता है। कट पेस्ट के खेल में इनकी उंगलियां और मस्तिष्क का सामंजस्य गजब का है। कभी कभी मिसेस चटर्जी को इमोजी भेजते ही अंबर की आदिम जरूरतों का अधन खौलने लगता है और अंदर के ताप में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है। यशी को बाहों में भीजता अंबर भावनाओं के खेल से बाहर निकल अपनी जरूरत को पूरी करना चाहता है। उसके पूरे शरीर में एक सरसराहट होने लगती है। यशी भी मिस्टर चटर्जी को लव रिएक्शन भेजने के बाद अपने एस्ट्रोजन लेवल पर नियंत्रण नहीं कर पाती और हवा बन जाती है। दिल की आंखों के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे को देख आदम के उस प्रेम की अभिव्यक्ति की सहमति के साथ बढ़ते हार्मोनों की धार में दोनों बह जाते हैं। दोनों यह समझ नहीं पाते कि ऐसे ही भेज दी गई इमोजी उनकी मन की झूठी अवस्था से निकलकर उनके शरीर की जरूरत बन जाएगी। शरीर ने वर्तमान को स्वीकार कर और मन भूत बनकर रह गया, जिसकी परिणति के रूप में यशी के अंदर एक बीज अखुआया है। यह बीज बढ़े हुए हार्मोन का ही परिणाम है। दूसरी तरफ यशी और अंबर के 2 वर्षों से चल रहे मेहनत के नतीजे के रूप में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। उनके रिसर्च ने इस परिकल्पना पर मुहर लगा दी है कि इंसान गर्भ में रहते हुए बहुत सारी बातें सीखता है, मसलन खान पान, भाव, स्वाद, आवाज, जबान आदि। मतलब पिता फिर सामाजिक संस्था बन उभरा और माँ एक प्राकृतिक। यशी माँ बनने वाली है। उसे अब अंबर की तरफ से भी आराम मिलने लगा है। अब मोबाइल पर उसका समय ज़्यादा बीतने लगा है। अपने कामों के भागदौड़ में समाज से अलग थलग पड़ चुकी यशी ने सोशल मीडिया पर अपने एक नए समाज को ढूंढ लिया है। अब वो मिस्टर एंड मिसेस चटर्जी दोनों से बातें करती है। उनकी बातचीत में शब्द बहुत कम होने लगे हैं और इमोजी की संख्या बढ़ती जा रही है। मिसेस चटर्जी ने इस बीच उसे कई सलाह दी हैं। वो कहती हैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अंबर के साथ रहे। बच्चा माँ और बाप दोनों के साथ पलेगा तब संपूर्ण होगा। इधर डॉक्टर ने भी एक्सपेक्टिंग मदर को ढेर सारे एहतियात बरतने को कहा है। कभी कभी खुद के पेट पर हाथ फेरती आईने में देखती यशी बच्चे को महसूस करने की कोशिश करने लगती है। फिर कभी मिसेस चटर्जी पर हंसी आती है। दूसरे को नसीहत देना कितना आसान है। रिसर्च की पहली संकल्पना यानी अभिमन्यु की कथा उसे अक्सर याद आती है। कहानी के प्रभाव में खोई यशी को कई बार ऐसा लगता है जैसे सुभद्रा निरीह की तरह सामने खड़ी है और अभिमन्यु को मृत्यु के करीब जाते देख बेबस हो रही है। माँ अब मुझे जाने दो,
मेरे जाने का समय हो चुका है। सब जानते हुए तुम्हें मैं कैसे युद्ध भूमि में जाने दे सकती हूँ? मैं इस कलंक के साथ कैसे जी पाऊंगी कि नींद से भरी होने के कारण मैं तुम्हें चक्रव्यूह से निकलने की तरकीब नहीं सुनवा पाई। सुभद्रा की कातर आवाज के बीच यशिका को उत्तरा का उभरा हुआ पेट दिखाई पड़ता है और वह सोचती है सुभद्रा की सजा उत्तरा और उसके होने वाले बच्चों को क्यों मिलनी चाहिए। यशी के गर्भ में पलता बच्चा अब 27 सप्ताह का हो चुका है। बच्चे ने गर्भ में अपने सर नीचे करना शुरू कर दिया है। वो अब बाहर आने की तैयारी कर रहा है। अभी अभी मोबाइल वाइब्रेट किया, उस पर एक लाल रंग का लव रिएक्शन आया है। उन तरंगों ने गर्भ को छुआ जिससे गर्भ जोर से हिलोरे लेने लगा। उसके तुरंत बाद किसी प्रश्न के जवाब में यशी ने फिर एक काले चश्मे वाली इमोजी भेज दी है। यशी के गर्भाशय में जैसे कोई तरंग उठी है। उसे लगता है जैसे सुभद्रा उसे बता रही है यही वह समय है जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कहानी सुनी थी। अगले ही पल उत्तरा का ख्याल उसे आपाद मस्तक भय से भर देता है और सवालों से भीगा अभिमन्यु उसके चेहरे पर पसीने की बूंद बन चुचुहा उठता है। यशी ने अपने भीतर दर्द की एक चिलक महसूस की है, दर्द के साथ कुछ रिश्ते का एहसास भी। शोध के शुरुआत में जब उसने अपने लिए प्रश्न बनाए थे सबके सब खुद उसी से जवाब मांग रहे हैं। वो बहुत एहतियात से अपना पेट पकड़ती है और लगभग चिल्लाते हुए अंबर को पुकारती है, अंबर मुझे अपने बच्चे को जन्म देना है, पर इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकती। शोध प्रश्नावली के पन्ने कमरे में फड़फड़ा रहे हैं। यशी के मोबाइल पर नए मैसेज का नोटिफिकेशन है। शायद मिस्टर चटर्जी ने कोई इमोजी भेजी है, एक चुम्बन फेंक चेहरा या दर्द से विधा दिल। हो सकता है यह मैसेज मिसेस चटर्जी का हो। दिल वाली इमोजी तो वह भी भेजती हैं, कभी पीला, कभी नीला, कभी काला भी। काले दिल वाली इमोजी में छिपे मिसेस चटर्जी के दुख को यशी अपने आंसुओं से धुल देना चाहती है। अंबर ने यशी को जोर से पकड़ गले लगा लिया है। उसकी छाती से चिपकी यशी की सांसों की गति तेज हो गई है। अंबर यशी के पेट को हौलों से चूमता है और आंखों में नमी लिए यशी को जोर से पकड़ उसके हाथ